अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है और हमारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी वो एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स का भी ये सवाल रहा है मुझसे, एंड बहुत से ऐसे मेरे कोलीग्स भी हैं जो अक्सर हमारी डिस्कशन में इस चीज़ का जिक्र करते हैं और एक जेन्युइन कंसर्न को जाहिर करते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसका हमारी ज़िंदगियों पे और पाकिस्तान पे एज स्टेट क्या असर पड़ेगा, और अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो हम उससे बाहर कैसे निकल आएंगे। क्या पाकिस्तान वाकई फिर अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। ये एक ऐसे सवालात हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत में नहीं, बल्कि एक आम शहरी की हैसियत में भी हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का तो ये कंसर्न रहा है, तो हम इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम इस चीज़ पे आते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है, कोई भी कंट्री कैसे डिफ़ॉल्ट करता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि लेट सपोज अगर आप को कर्ज़े की ज़रूरत है, तो आप या तो किसी बैंक से लेंगे या किसी इंडिविजुअल से लेंगे, या अगर आपको थोड़े बड़े पैमाने पे कर्ज़ा लेना है तो किसी कंपनी से लेंगे। तो वो कंपनी आपको जो अमाउंट देती है, लेट सपोज $10 हैं, $50 हैं या $1,00,000 हैं, वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर आपको कर्ज़ा देते हैं कि आपको वो कर्ज़ा वापस देना है। लेट सपोज आपने अगर 5 माह के लिए किसी भी कंपनी से या बैंक से कर्ज़ा लिया है, तो वो आपको 5 माह का टाइम देते हैं। अगर आप वो अमाउंट पे बैक नहीं कर पाते, वो आपसे पैसा मांगे कि भाई अब टाइम हो चुका है, आप अपना हमें पैसा वापस कर दें जितना आपने हमसे पैसा लिया था। तो आप उनसे कहते हैं कि भाई हमें थोड़ी और मोहलत दें, हम वो पैसा वापस नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी अभी आमदनी नहीं है, हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं, हम आपका पैसा जो है सो वापस नहीं कर सकते। तो आपको और 3 माह, 4 माह, 5 माह का अर्सा देते हैं कि भाई चले ठीक है भाई, आप वो पैसा जो है सो जमा कर लें, फिर आप हमें वापस कर दीजिएगा। बट ओवर एंड अगेन अगर आप वो पैसा वापस नहीं कर पाते, तो वो कंट्रीज़ क्या करेंगी, आपको दोबारा से कहेंगी। बट अगर फिर भी आप नहीं दे पाते और आप खुद को जाहिर करते हैं कि भाई मेरा दिवालिया निकल चुका है, मतलब मेरी ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपका अमाउंट जो है सो आपको रिटर्न बैक कर सकूं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाना। यानी आपने जो कर्ज़ा लिया है और कर्ज़े के ऊपर जो आपने वो टाइम आपने दिया था कि भाई फिलहाल टाइम के अंदर आप वो वापस कर देंगे, आपके पास पैसे नहीं है, टाइम गुजर चुका है, आप पैसे नहीं दे पाते, आपकी कैपेसिटी वो नहीं बन पा रही, और आप खुद को शो कर देते कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि कोई भी पर्सन या कंट्री इस वे में ही डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब जैसे पाकिस्तान का अगर हम एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज़ा पहली मरतबा जो लिया था वो 1958 में था, एंड आफ्टर देन हम उनसे कर्ज़ा लेते आ रहे हैं, और ये तकरीबन 22nd टाइम है दैट वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं। तो आईएमएफ से हम कर्ज़ा क्यों लेते आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने कर्ज़ा लिया और हमने सोचा कि हम वापस कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट पे बैक दैट अमाउंट। फिर हमने दोबारा कर्ज़ा लिया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं, छठी कर करके वी आर टेकिंग दैट लोन फॉर 22nd टाइम, तो हम वो पैसा वापस नहीं कर पाए। तो जब कभी भी आईएमएफ हमें कर्ज़ा देता है तो लाजिम तौर पे उसकी शराइत होते हैं कुछ, और बहुत ही हार्श किस्म के शराइत होते हैं कि भाई अगर आप हमें वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे तो लाजिम सी बात है वो हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेंगे, जैसे क्रेडिबिलिटी के तौर पे कि भाई अगर आप हमें पैसा वापस नहीं कर पाए तो कैसे देंगे, लेट सपोज। तो आईएमएफ क्या करता है, हमें हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस रखता है कि अगर आप लेट सपोज हमसे कर्जा ले रहे हैं, आप नहीं दे पाएंगे, तो हम कहते हैं कि भाई सब्सिडी खत्म कर दो, हमें कहते हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो, क्योंकि आप तो पैसे वापस नहीं कर सकते। तो पेट्रोल की अगर प्राइसेस बढ़ाएंगे और आप टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, सब्सिडी ख़त्म करेंगे, तो इससे क्या होगा, अच्छा एक्सपेंसेस अपने कम करेंगे, डिफेंस बजट लेट सपोज अगर आप कम करते हैं, इससे ये होगा कि आईएमएफ को कहीं ना कहीं पे ये चीज़ फील होगी कि पाकिस्तान वो कर्जा वापस करने की एक पोजीशन में है। तो हर कंट्री ऐसा करती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ऐसा होता है। अगर आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं मैं, ज़रिए तरक्याती बैंक का, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी एक जो गरीब औरतें होती हैं, उनको अगर कोई लोन वगैरह चाहिए होता है किसी की शादी के लिए या घर के अखराजात के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपना जो गोल्ड वगैरह होता है वो बैंक में रखते हैं एज ए अश्योरेंस के भाई हम आपको वो पैसे दे देंगे, अगर नहीं दे पाए तो ये हम एज ए गारंटी के तौर पे अपना गोल्ड है या घर के कागजात हैं या इस किस्म का कोई असेट है आपके पास गिरवी रख के जा रहे हैं।
तो कंट्रीज़ भी ऐसा करती हैं, आईएमएफ हो या इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या डिफरेंट किस्म की जो बैंकिंग्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कर्जा देते हैं। और वो उनके कर्जा देने का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। तो अगर वो कंट्रीज़ वाकई उस पैसे को सही से यूटिलाइज़ करें फिर तो रिजल्ट्स बहुत अच्छी मिल सकती हैं। बट कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो पैसा फिर से करप्शन की नज़र हो जाता है और जिस मकसद के लिए वो पैसा लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली वो मकसद पूरा नहीं हो पाता और कर्ज़े का बार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है एंड कंट्रीज़ फिर खुद को डिफ़ॉल्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा हमें उस डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा कि आईएमएफ हमें कर्जा कैसे देती है। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा जब कभी भी देती है तो पहले तो वो हमसे पूछते हैं कि हम कर्जा क्यों ले रहे हैं। तो हम उनको बता दें कि लेट सपोज हमें कहीं पे डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कहीं पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कहीं पे किसी और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पे हम एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमने काम करना है। तो बहरहाल आईएमएफ हमें जब वो कर्जा देता है तो उसके पीछे एक वजह होती है कि हम किसी न किसी एक पॉजिटिव उस काम में उस पैसे को लगाएंगे। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बना है कि जब कभी भी हमने वो कर्जा लिया है हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हमारे जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुकी है। तो जिस वजह से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता आ रहा है। तो आईएमएफ जो हमें कर्जा देता है वो हम रिटर्न नहीं कर पाते और यही कुछ आज की सूरत हाल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान पे जो आईएमएफ का कर्जा है दैट इज़ राउंड अबाउट 93% ऑफ आवर ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हमने 22nd टाइम वो कर्जा लिया है। तो ये इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है कि हम चाह के भी वो कर्जा वापस नहीं कर पाते। तो जैसे इसाक डार ने कहा था ना कि पाकिस्तान हम हकीकतन डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बस उसको सिर्फ दुनिया को बताना है कि भाई हम नहीं, हमारा दिवालिया निकल चुका है, हम नहीं दे सकते पैसे। तो यहाँ पे एक जेन्युइन कंसर्न है जैसे सबका होता है जो सिटीजन्स का कि भाई अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा, खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, क्या पाकिस्तान के एटमी जो असासात हैं क्या वो जब्त कर लिए जाएंगे, क्या इंडिया हमारे ऊपर हमला कर लेगा, क्या सिविल वार की लाइक सिचुएशन कोई आ जाएगी, तो इसका असर होगा क्या। तो पहले तो इस चीज़ को हम देखें कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर कोई पहला कंट्री नहीं होगा जो डिफ़ॉल्ट करेगा। ये चीज़ समझनी चाहिए हमें। दुनिया में 140 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जो मुख्तलिफ वक्त पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और दुनिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ भी अपने दौर में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। जैसे रशिया आई थिंक 1995 में डिफ़ॉल्ट कर चुका था एंड 1949 से पहले स्पेन कुछ 15 मरतबा डिफ़ॉल्ट कर चुका था। इसके अलावा वेनेजुएला आई थिंक 2017 और समथिंग तो वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था। फिर 1987 में नॉर्थ कोरिया डिफ़ॉल्ट कर चुका है एंड इसके अलावा इक्वाडोर 2001 में वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था एंड वी हैव सर्टेन अदर एग्जांपल्स एज वेल। जैसे ईरान अगर आप देख लें, ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं तो ईरान फिर भी चल रहा है, उसकी मैशत चल रही है, दो कि उसकी करेंसी का वैल्यू बहुत कम है बट वो फिर भी चल रहा है और अपने पाँव पे है और उसको ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट करती हैं तो खुदा न खास्ता इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुल्क मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। अगर पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो एक सिचुएशन आ जाती है कंट्रीज़ के ऊपर, अक़वाम के ऊपर, तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इसके लिए एक जुर्रत की ज़रूरत है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों में बहुत कम पाई जाती है। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री बियर्स विटनेस टू दिस। तो पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो इसका एक सच इतना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बट कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको सामने लाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो होगा क्या। सबसे पहले हमारी जो इंटरनेशनल एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी कंट्री की वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरी कंट्रीज़ हमें कर्जा नहीं देंगी, या अगर देंगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम दे लेंगी और बहुत ज़्यादा एक हार्श किस्म की कंडीशंस हमारे ऊपर इम्पोज की जाएंगी। तो एक तो है हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारी जो होती है बहरहाल दूसरा जो उसके अंदर होता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर जाएगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे और बहुत से कंट्रीज़ जो हैं हमारे मुल्क के अंदर या बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है ना, कि लोगों को पता ये ज़हन में आ जाएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि शायद वो पैसे हमें वापस ना दे पाए। तो जो एफडीआई होती है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारे मुल्क में बहुत कम हो जाएगी, और जिसका असर हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे मुल्क की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के ऊपर एक डायरेक्ट उसका एक असर होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर एफडीआई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है या प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे मुल्क के अंदर जो एक बाहर से पैसा आता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे डॉलर्स के हवाले से हमें आता है एफडीआई, हम कहते ही ऐसे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, कि बाहर से कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे हमारे मुल्क के अंदर पैसा आता है। इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ मनी। तो वो हमारे मुल्क के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और जो फॉरेन, जो बाहर हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, जिनको हम डायस्पोरा भी कहते हैं, तो वो जो हमें पैसे भेजते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। तो फॉरेन रेमिटेंसेस अगर वो हमें भेजते हैं, अब कल को उनके ज़हनों में भी आएगा कि पाकिस्तान पैसे तो भेजे, बट क्या पता हमारे मुल्क की बैंक कह दें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, वी कुड नॉट रिटर्न बैक दैट अमाउंट। तो वो भी एक तजवीज़ का शिकार हो जाएंगे, और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं हमारे कंट्री के अंदर आना, वो बहुत ही कम हो जाएंगे, जिसका भी असर हमारी कंट्री के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि हम किसी भी कंट्री के साथ जो कुछ भी बिज़नेस करते हैं, कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, या तो ये चीज़ लाजिम याद रखनी चाहिए कि वो डॉलर्स में होता है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। तो हम वो सारा ट्रेड करते हैं डॉलर्स में। अगर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब डॉलर्स कम आते हैं हमारे मुल्क में कुछ तरीक़ों से। पहले तो ये है कि फ़ॉरेन रेमिटेंसेज आए, बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं हमारे मुल्कों में पैसे भेजें, एक ये होता है तरीका। दूसरा ये होता है कि दूसरी कंट्रीज़ जो है हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जैसे होता है दुनिया में, जैसे लंदन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, या आपने देखा होगा दुबई जैसे दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक हब बन चुका है, तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे डॉलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या शंघाई हो गया लेट सपोज। पाकिस्तान में सीन जो है ना थोड़ा चेंज है, यहाँ पे लोग कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी वजूहत हैं। तो सिंपल सी ये है कि बदमनी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है सो अनसर्टेनिटी की एक सिचुएशन है, एक सिक्योरिटी स्टेट हम बन चुके हैं। तो यहाँ पे एफडीआई का आना बहुत ही एक मुश्किल सा काम है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि एफडीआई हमारी नहीं आ रही, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे पास नहीं आ रहे। फिर तीसरा होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं जिसकी वजह से आपको डॉलर्स आते हैं। अब ये हम जो चीज़ें अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगर आप देखें वेरी रिसेंटली, जिन चीज़ों में हम सेल्फ सफिशिएंट थे, खुद कफील थे, वो भी चीज़ें अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पुअर पॉलिसीज़ ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस। तो इसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी एंड उसकी ग्रोथ के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है सो अगर पैसे नहीं है हमारे पास तो ट्रेड कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है हमें डॉलर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक रेस ही अलग लगी हुई है। पाकिस्तान का जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो बहरहाल इसके ऊपर हम आ रहे हैं। तो ये है कि हमारे पास अगर डॉलर्स नहीं होंगे चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ममालिक जो है सो हमें कर्जा नहीं देंगे, स्टेट्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें वो क्रेडिबल ही नहीं मानेंगे, तो जाहिर सी बातें नहीं देंगे। अब इससे होगा ये कि हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं उनकी किल्लत हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ज़्यादातर हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो एलपीजी पे करते हैं, या जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास वो इतने हैं नहीं फॉसिल फ्यूल्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो है, बट उसके लिए हमें डैम बनाना पड़ेंगे, और इट विल बी टेकिंग मच टाइम। जैसे हमारे पास तरबेला था, लेकिन उसकी 30% कैपेसिटी तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दी है, जो उसके अंदर सिल्ट जमा हो चुकी है। तो बहरहाल लाइट का प्रॉब्लम होगा कंट्री के अंदर। हमारे पास पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे इसको सिंपली तौर पे समझना चाहिए कि अगर पेट्रोल बाहर से नहीं आ रहा और मुल्क के अंदर जो पेट्रोल मौजूद है, तो बहुत से लोगों को वो पेट्रोल चाहिए होगा, लेकिन पेट्रोल की जो तादाद है वो बहुत हमारे पास कम होगी। तो ये डायरेक्टली लिंक है सप्लाई एंड डिमांड से, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सिंपली तौर पे अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में हमारे पास अवेलेबल हो और डिमांड कम हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। टमाटर का एग्जांपल ले लें कि जब पाकिस्तान में नए टमाटर या प्याज होती है
तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बेचने वाले होते हैं और ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी डायरेक्ट लिंकेज विद दैट, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो हमारे पास दूसरी जो चीज़ें जो बाहर से मंगवाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स इतने होंगे नहीं ना। तो हम जो मशीनरी मंगवाते हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो हमारे मुल्क के अंदर उनकी किल्लत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो स्पेशल कमोडिटी होती है वो महंगी हो जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और एक और चीज़ जो समझने की वो ये है कि हमारा जो रुपी है वो डीवैल्यूएट हो जाएगा, डीवैल्यूएशन हो जाएगी हमारे जो रुपी है उसकी। उसका एक एग्जांपल सिंपली तौर पे ये है कि अगर आप देखें शहबाज शरीफ के आने से पहले डॉलर कहाँ पे था और अब कहाँ पे, आई थिंक इट इज़ क्रॉस 250 या 270, इन राउंड अबाउट 275 के करीब पहुँच चुका है। अब जब पाकिस्तान बना था तो वो 3 रुपये के बराबर था डॉलर। अब देखें $1 अगर हमारे 275 के रुपये के बराबर हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारे रुपये डीवैल्यूएट होता जा रहा है। अब लाजिम तौर पे जैसे मैंने पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम जो भी एक ट्रेड करते हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं, वो डॉलर्स में करते हैं। अब जब आप किसी भी कंट्री से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या अगर आप डॉलर्स में कर्जा लेते हैं तो पहले तो वो डॉलर्स आपको पे बैक करने हैं, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपने देना होता है। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान ने 2020 में IMF से कर्जा लिया और उस वक्त डॉलर था, $1 बराबर था 150 पाकिस्तानी रुपीज़ के, लेकिन अब क्योंकि हमें वो लेट सपोज $1 बिलियन हमें वापस करना है, तो $1 बिलियन तो वापस करेंगे, लेकिन अब वो जो $1 है वो 150 के बराबर नहीं है, अब वो है 275 के बराबर है। तो 275 रुपीज़ हम देंगे $1 पे। तो आप तस्वर करें कि सिर्फ $1 के ऊपर हमारा कितना कर्जा बढ़ चुका है, और दैट इज़ ऑलमोस्ट 125 रुपीज़। तो $1 पे 125 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा देंगे, पहले 150 पे लिया था, अब 125 हम एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि इट हैज़ रीच टू 275। तो इसका डायरेक्टली तौर पे असर ये है कि हमारे ऊपर कर्ज़ों का जो भार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड पाकिस्तान ओवर बर्डनाइज हो चुका है। पाकिस्तान के जैसे घुटने हैं ना वो टूट चुके हैं और पाकिस्तान नीचे बैठ चुका है। तो ये एक डायरेक्टली एक हमारी इकोनॉमी पे इसका असर होता है। हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू अगर नहीं होगी तो हमारी मईशत कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, हमारे रुपये की वैल्यू नहीं होगी, और अक्सर जो है सो इसका फिर असर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता जाएगा। अच्छा, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा? देखें, इस चीज़ को समझना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट होना कोई ऐसा जितनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। मतलब सिंपली तौर पे ये रियलिस्टिक अगर हम होके देखें कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट शो कर दे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ अपना किबला तो दुरुस्त करेंगे। अभी तो हमने एक ख्याली पुलाव बना हुआ है ना, जैसे बबल्स होते हैं, उस बबल्स को थोड़ा सा पिंच कर दो तो वो टूट जाते हैं। और तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी, हमने एक बबल बनाया हुआ है, उसके अंदर है कुछ नहीं लेकिन दिख बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो उस बबल को टूटने दें, लोगों का वहम है, हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस का एक वहम, उस चीज़ को ख़त्म होने दें कि जिस हम उसमें प्राइड उसमें रहे हैं, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें बेहतर है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं और उसको शो करें। अब डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होगा, ये तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। लेट सपोज ना मैं IMF हूँ, ना मैं वर्ल्ड बैंक हूँ, ना मैं स्टेट हूँ, ना मैं कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में। बहरहाल हम अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने में बचा तो नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस के ये करतूत हैं कि जिन्होंने हमारे मुल्क को इस नेच पे आके पहुँचाए। बट हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ना कि जब सूरज उतर हो रहा था तो उसने दावा की थी कि है मेरे पास कोई दुनिया को रोशन कर सके। तो किसी गरीब के वो झोंपड़ियाँ में जलने वाले एक दिए ने कहा था कि हाँ मैं हूँ, कि पूरी दुनिया को रोशन ना ही कर पाऊँ लेकिन इतनी रोशनी ज़रूर दे सकता हूँ कि शायद किसी का कोई काम निकल जाए। तो हम आम जो इंडिविजुअल्स हैं वही कुछ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो डॉलर की एक्यूमुलेशन है हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है हम डॉलर्स को बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट से डॉलर गायब हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड की जाएगी उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर सब लोग लेना चाहते हैं क्योंकि सब पैसे डॉलर्स में जमा करना चाहते हैं, जिसका
उल्टा असर ये पड़ रहा है कि सब लोग अपने पास डॉलर्स रख रहे हैं, मार्केट से डॉलर गायब हो रहा है और हमारा पैसा डीवैल्यूड हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो कोशिश करें अपनी करेंसी में अपने पास पैसे रखें, अपने मुल्क पे ट्रस्ट करें, अपने इदारों पे ट्रस्ट करें और अपने मुल्क के लिए आप जो है सो पैसे जो है सो अपने रुपये में रखें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना हो सके बाहर से जो ब्रांडेड चीज़ें हैं जो फॉरेन से आती हैं उनको ना खरीदें, उनको इस्तेमाल कम से कम करें। जितनी चीज़ें हैं घर में, पर्दे हैं, फर्नीचर है मुख्तलिफ़ किस्म का, आप घर में जो टाइल्स लगवा रहे हैं या जो जैकेट्स पहन रहे हैं या स्टफ़ जो भी यूज़ कर रहे हैं या फूड जो भी आइटम्स हैं वो कोशिश करेंगे कि मेड इन पाकिस्तान हो। अगर फ़ॉरेन से आप मंगवाते हैं तो उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, और क्योंकि उससे ये होता है कि आउटफ्लो ऑफ मनी होती है, आप चीज़ें खरीदते हैं, डॉलर बाहर जाता है और अगेन वो सारा साइकिल घूम फिर के हमारे ही गले पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स ले के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनके ऊपर, और बहुत ज़्यादा जो है सो पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद की जाएँ। एंड इस किस्म के अगर टैक्स लगाए जाएंगे तो उसका ज़ाहिर सी बात है एक इम्पेक्ट तो होगा। दूसरी जो चीज़ है वो जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, जितना हो सके लोकली मेड चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। इन गवर्नमेंट को भी फिर ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और अगर कर भी जाए तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल्स आपको दिए, इटली ने किया था, अभी रिसेंटली श्रीलंका ने भी डिफ़ॉल्ट किया था, बट 1-2-3 सालों के अंदर फिर वो सर्वाइव कर जाते हैं। और अब इसका एक बहुत शेयर सा एग्जांपल है, वो रिसेंटली टर्किश लीरा था, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और उनकी इसको बेसिकली कहते हैं रुपी डिप्रिसिएशन तो हुई थी, वहाँ पे उनकी लीरा डिप्रिसिएशन हुई थी। तो बहरहाल उनके प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने लोगों को कहा कि भाई डॉलर्स आप अपने पास ना रखें, जिससे हमारे रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है उनकी लीरा की। तो लोगों में एक कौमी शऊर था, उन सब ने ये किया कि सब ने डॉलर्स वापस करके टर्किश लीरा ले लिया। तो बहरहाल वो जो बहुत ज़्यादा वो एक पीक पे थी उनकी वैल्यू डॉलर की टर्किश लीरा के मुकाबले में, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर के कुछ 4-5 रुपीज़ पे आके लीरा पे आ खड़ी हुई। तो एक कौमी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और वो अगर हम विल ज़ाहिर करते हैं और पॉलिटिशियंस हमारे जो हैं वो भी अगर वो थोड़ा पाकिस्तान के साथ सच्चे बनते हैं और हमारे इदारों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इन हालात से भी बेहतर निकल आएगा। आई होप सो द लेक्चर was beneficial for all of you. Further, you could comment on the video, you could comment on the content, and you could share your views as well. Thank you so much. Stay blessed.